आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिमाचल प्रदेश में अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि प्रदेश में 1 जून को यानी आने वाले कल को अंतिम चरण में मतदान होगा। प्रदेश में असेंबली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। जो असली मुकाबला है, बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस को इंडी अलायंस की सहयोगियों का भी साथ है। इस बार लोकसभा की 4 सीटों के लिए कुल 37 उम्मीदवार, जबकि विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों पर 25 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हिमाचल में लोकसभा से क्या विधानसभा की जो लड़ाई है वो ज्यादा अहम है? क्या हिमाचल में जो ज्यादा जोर दिख रहा है वो उपचुनाव की लड़ाई का दिख रहा है? अब सवाल यह उठता है कि 1 जून को आखिरी लड़ाई में कौन जीतेगा। आज इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैदान सज चुका है और अब बारी आवाम की है, वोटर्स की है। और कल का दिन लोकतंत्र के जश्न को होगा हिमाचल प्रदेश में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ संजय शर्मा जी हैं जो हिमाचल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं जो हिमाचल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। नागेंद्र रांटा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ हैं। उन्होंने पूरे हिमाचल की इस लड़ाई को एक तरह से जो मुकाबला हो रहा है इसे कवर किया है। कई बड़े नेताओं के इंटरव्यू भी उन्होंने किए हैं। सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएल में। मैं सबसे पहले हमारे जो सहयोगी है उन्हीं से शुरुआत करना चाहूंगा। किस तरह से आपने बहुत करीब से पूरा कवर भी किया और बहुत करीब से हिमाचल की लड़ाई को आपने देखा है। कल का दिन बहुत अहम है और हिमाचल प्रदेश की चर्चा पूरे देश में इस वजह से है क्योंकि 4 लोकसभा की सीटों के अलावा 6 जो असेंबली की सीटें हैं जिस पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा, इसकी वजह से पूरे देश की नजरें जो हैं वो हिमाचल पर टिकी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस सब के बीच सबसे खास और अहम बात यह है कि हिमाचल का जो वोटर है उसे माना जाता है कि वो देश में जो सबसे समझदार वोटर्स है उनमें से आता है। और देखिए अब जो हम बात करें अलग अलग दावों की, अलग अलग बातों की, बड़े बड़े नेताओं की, वीआईपी चेहरे भी हमने देखे किस तरह से यहां पर प्रचार में लोग आए हैं। वो दावे, वो सारी बातें अब जो है पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब जो गेंद है वो वोटर्स के हाथ में है। जो कयामत की रातें हैं राजनीतिक दलों के लिए, प्रत्याशियों के लिए, वो आज से यहां पर शुरू हो रही हैं। नफे नुकसान की बात करें तो यहां पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। और चेहरों की बात करें तो कुछ पुराने चेहरे हमें नजर आ रहे हैं तो कुछ नए चेहरे भी यहां पर मैदान में नजर आ रहे हैं। सेलिब्रिटी है, केंद्रीय मंत्री हैं, युवा चेहरा है। आप देखिए पूर्व में भी जो मंत्री रहे हैं वो भी मैदान में है। अगर चारों लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर दावे अलग अलग किए जा रहे हैं और हमने ये देखा है कि टक्कर जो है सभी सीटों पर है। अब जनता तय करेगी कि किसके साथ वो जाएगी। उपचुनावों की जहां तक बात करें, उपचुनावों में देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से जो विधायक बागी हुए उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया है और कांग्रेस की तरफ से अपने जो है सियासी तीर छोड़े गए हैं, भाजपा ने उसका जवाब दिया है। अब कुल मिलाकर सारी दावे, सारे बातें वो जो है वो एक तरफ रख दीजिए। हिमाचल का जो वोटर है वो समझदार है, उसने सबकी बातें सुनी है, भाषण सुनी है, घोषणा पत्र उन्होंने पढ़े हैं और नेताओं ने किस तरह से किन किन चीजों की तरफ इशारा किया है वो भी हिमाचल का वोटर अच्छे से समझता है। बिल्कुल। रणबीर ये भी कहा जा रहा है रणबीर ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल में लोकसभा से ज्यादा बड़ी जो लड़ाई है वो विधानसभा के जो उपचुनाव 6 सीटों पर हो रहे हैं वो लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जी हाँ, बिल्कुल ये भी है, एक फैक्टर ये भी है, क्योंकि दिलचस्प ये भी हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री आकर यहां पर कुछ दावा करते हैं, वही दावे जो है लगातार 1-1.5 महीने में प्रचार के दौरान यहां भाजपा के बड़े बड़े नेता करते हैं। तो ये देखना अहम होगा। और हिमाचल की जनता ने जो मैंडेट 2022 में दिया था, क्या वो साल के बाद जो है उसका कितना असर जो है हिमाचल की जनता पर हुआ है। हिमाचल की जनता ने यह भी देखा कि जो कौन मुद्दों की बात कर रहा है, कौन अपने मुद्दों से भटक रहा है, प्राथमिकताओं में किसके क्या है। तो ये अहम कड़ी है। दिलचस्प जरूर हिमाचल का चुनाव इस लिहाज से भी है कि उपचुनाव हो रहे हैं, 6 स्थानों पर उपचुनाव हो रहे हैं और पूरा जोर दोनों दलों ने लगाया है, ताकत यहां पर झोंकी है। बड़े स्टार प्रचारकों की बात करें तो वो स्टार प्रचारक भी यहां पर देखें, कांग्रेस की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वो मैदान में दिखी। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए, भले एक ही दिन आए, 2 लोकसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। अमित शाह आए, उन्होंने भी यहां पर प्रचार किया। जेपी नड्डा का तो ये अपना गृह राज्य है, वो कल यहां पर मतदान करते हुए भी दिखेंगे। और यहां पर हिमाचल में कांग्रेस की तरफ देखें और भाजपा की तरफ देखें और टक्कर जो है किस तरह से है वो यहां पर सब जगह पर हमें नजर आ रहा है। जी तो बिल्कुल रणबीर, यानी मैदान तो एक तरह से सज चुका है। अब कल वोटर्स की बारी है और मुकाबला बड़ा दिलचस्प देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी देने के लिए। बाकी मेहमान जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं नागेंद्र रांटा जी से भी इस दिलचस्प मुकाबले को समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं शुरुआत दीपक शर्मा जी आपसे मैं शुरुआत करूंगा। दीपक जी, क्या बड़ा इम्तिहान कांग्रेस के लिए है? लोकसभा की जो सीटें हैं वो तो हाई हैं, क्योंकि 1 सीट मौजूदा में लोकसभा की कांग्रेस के पास है, 3 बीजेपी के पास है। लेकिन जब उपचुनाव की हम बात करते हैं, असेंबली के लिए जो 6 उपचुनाव 6 सीटों पर होने हैं, तो उसमें यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए क्या ये एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा इम्तिहान है? देखिए, जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। 5 साल बाद ये चुनाव आते हैं जी। और हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, केरल के बाद दूसरा सबसे साक्षर राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश जी। यहाँ की जनता निसंदेह, जैसे आपने कहा, पूरे देश में जो है वो सजग, राजनीतिक तौर पर सजग जनता, सजग वोटर के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो चारों जो लोकसभा के चुनाव हैं, उनमें मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी के चुनाव हुए जी, उन चुनावों में जो कांगड़ा से आनंद शर्मा जी ने चुनाव लड़ा, वो शायद सभी, मैं राजनीतिक दल के राजनीति से ऊपर उठकर इस बात को कहना चाहूंगा कि सभी दलों के लिए, सभी राजनीतिज्ञों के लिए, सभी पार्टियों के लिए आनंद शर्मा जी ने जिस सौम्यता के साथ, जिस शिष्टाचार के रूप में, जिस आदर्श के रूप में चुनाव लड़ा और चुनावों में जिस तरह से उन्होंने विकासात्मक मुद्दों को लेकर अपने पूरे अभियान को चलाया, ये हिमाचल प्रदेश के सभी दलों के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाला चुनावों का तरीका था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह से चुनावों में जिस तरह से मुद्दे होने चाहिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी एक पीड़ा है कि चुनावों में सामाजिक और जनता से जुड़े मुद्दों की जगह जब कोई भी राजनीतिक दल जो है वो धर्म, जाति, क्षेत्रवाद के ऊपर या ऐसे मुद्दों के ऊपर जन भावनाओं को भटकाने की कोशिश करता है, तो पढ़े लिखे समाज को दुख होता है। और उसमें समाज ये देखता है कि ये लोग, इन लोगों की आखिर चिंताएं क्या हैं। इनको चिंता समाज के उस वर्ग की नहीं है, सामाजिक समस्याओं की नहीं है, विकास की नहीं है। दीपक जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने धार्मिक मुद्दों पर सियासत की, धार्मिक मुद्दों पर पूरा ये चुनाव लड़ रही है बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनावों में जिस तरह से राजनीति का स्तर नीचे गिरा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो मुद्दे होने चाहिए थे, जबकि बहस का मुद्दा ये होना चाहिए था कि विकास कैसे हो, कर्ज मुक्त हिमाचल कैसे हो, हम विकास क्या करवाएं, हमारा एजेंडा क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, जो आनंद शर्मा जी ने दिया। लेकिन यहां क्या था, यहां पे बीजेपी ने विकास की बात नहीं की।
बीजेपी ने आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास की बात नहीं की, मुद्दों की बात नहीं की। वही कहना चाह रहा हूं, वही कहना चाह रहा हूं कि जब आप धर्म के नाम के ऊपर, जब आप इस तरह का, देखिए इससे बड़ा और जो चिंतक लोग हैं, जो समाज के लिए चिंतित रहते हैं, साहित्यक लोग हैं या बुद्धिजीवी वर्ग है, वो एक चीज से बहुत आहत था। और मैं तो चुनाव आयोग से इस बात को कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने पूरे इसमें क्या देखा, पूरे देश में ही, कि आप सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, जो जगह जगह इन्होंने लगा रखा था कि जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब देखिए ये क्या धर्म नहीं है, और कौन लोग, क्या ये भगवान राम अब पैदा हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं संजय शर्मा जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। ठीक है संजय शर्मा जी, देखिए दीपक जी का पूरा बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो सामाजिक मुद्दे थे उन पर बीजेपी ने एक तरह से चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर धार्मिक बयानबाजी हुई और धार्मिक मुद्दों को ही बीजेपी ने उठाया। और जो दूसरे चुनाव की आपने बात कही, उस पे मैं पूरी चर्चा के बीच में जो चर्चा निकल करके दीपक जी की बात से जो निकल करके आया है, वो उन्होंने भी माना है कि आनंद शर्मा जी पे तो सौम्यता से चुनाव लड़ा है, लेकिन बाकी इनके जो 3 प्रत्याशी है उन्होंने सौम्यता से चुनाव नहीं लड़ा। ये इनकी बात से बिल्कुल सामने जाहिर होता है कि आनंद शर्मा ही केवल मात्र उन्होंने ही एक विकास की बात कही, या बाकी इनके उम्मीदवारों ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के ऊपर या उनका क्या विजन है, भविष्य के लिए उनका क्या दृष्टिकोण है समाज के लिए, उसके लिए उन्होंने उन उम्मीदवारों ने, बाकी 3 उम्मीदवारों ने उस लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी धार्मिक मुद्दों पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के तो जितने उम्मीदवार हैं वो धर्म को ही आगे लेकर चल रहे हैं। अबू भाई हम तो चुनाव में उतरे थे, इस चुनाव में हम उतरे थे, हमारे पास तो यह था कि 10 साल की उपलब्धियां दिखाने को थी। हम तो लोगों के पास जाना चाहते थे कि 4 करोड़ परिवारों को हमने घर बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए हैं। 80 करोड़ लोगों को हर महीने हम 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज जो है वो सरकार दे रही है। हम इन बातों को लेकर के जाना चाहते थे। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते थे। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, हम ये चर्चा करना चाहते थे। हम 14 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमने स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाया है, हम उसके ऊपर चर्चा करना चाहते थे। और भी अन्य योजनाएं हैं। 12 करोड़ शौचालय जो है वो पूरे भारत के अंदर बने हैं, हम उसके ऊपर इस चर्चा से आपको रोका किसने? आपको चर्चा करनी चाहिए थी। रोका कांग्रेस पार्टी ने। जब इनका चुनावी घोषणा पत्र आता है, चुनावी घोषणा पत्र के अंदर हिंदू मुसलमान की बात को लेकर के कौन आया, विरासत की बात को लेकर के कौन आया, फिर क्या ये इस बात को झुटलाएंगे कि इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2014 के चुनाव से पहले एक रिपोर्ट पेश करी थी और उस पर लिखा था कि इस देश के संसाधन के ऊपर सबसे पहला हक देश के भीतर रहने वाले अल्पसंख्यक का है। उनका इशारा किस तरफ था? आप विरासत का किससे छीन करके किसको देना चाहते हैं? जब आपका चुनावी घोषणा पत्र चुनाव के मध्य में आता है तो आपने पूरे चुनाव का जो है, चुनाव की दिशा को बदलने के लिए दीपक जी आप बोल सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं। पोलराइज करना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव को पोलराइज करना चाहती थी और इसके कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पे भी धर्म जाति क्षेत्रवाद की बात नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि हम नौजवानों को जो है वो पूरे चुनाव के भीतर नौकरी देंगे। संजय शर्मा जी दीपक जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। दीपक जी को सुन पा रहे हैं संजय जी आप? जी देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं पे भी धर्म जाति क्षेत्रवाद की बात नहीं है। ये इनकी अपनी तरफ से कहे। हमारे स्पष्ट तौर पे हमने कहा है कि महिलाओं को हम जो है वो 1 साल का 1 लाख रुपया गरीब परिवार की महिला को देंगे। हमने 35 लाख नौकरियां देने, 30 लाख नौकरियां देने की बात कही। बीजेपी कह रही कि मुद्दों की बात कांग्रेस ने करने ही नहीं दी हमें।
देखिए, यही तो बात है कि ये लोग अपने नैरेटिव जिस तरह से सेट करते हैं, ये कह रहे हैं कि हमने राशन दिया। अरे राशन तो खाद्य सुरक्षा का अधिनियम अधिकार तो कांग्रेस ने दिया। आप उसको आप जो है खैरात समझ रहे हैं कि आप 80 करोड़ जनता को क्या कह रहे हैं कि ये उनका अधिकार है। ये कि कोई एहसान नहीं है सरकार की तरफ से, ये अधिकार है जनता का, उसको खाद्य सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो कांग्रेस ने अधिकार के रूप में कानून बना कर दिया है। हम आगे भी कह रहे हैं कि हमने तो किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, महिलाओं की बात की, श्रमिक वर्ग की बात की, हमने असंगठित वर्ग की बात की। हमारा तो सारा चुनाव का एजेंडा ही वो था। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम किसी जाति धर्म क्षेत्रवाद के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि तीन कैंडिडेट ने नहीं किया, हमारे सभी कैंडिडेट ने विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा। लेकिन दुर्भाग्य ये है भारतीय जनता पार्टी लेकर के धर्म से बाहर नहीं आ सकती। जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये कौन लेकर के आया? राहुल गांधी ने नहीं कहा। कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा, इंदिरा गांधी जी क्या कहती थी? इंदिरा गांधी जी ने एक बार नारा दिया था, न जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये देखिए, इसके बारे में भी, पार्टी के बारे में भी और सुनी जानकारी नहीं है। इंदिरा गांधी जी के पुत्र कहते हैं जाति जनगणना का मतलब है कि सभी जातियों के पोते कह रहे हैं गरीब हैं, उनको जनगणना उचित किया जाए, उनको जब जातिगत सूची बनाई जाए और उसमें जो गरीब से गरीब है उसको जो है आगे जाना चाहते हैं उसका। देखिए संजय शर्मा जी और दीपक जी, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। रांटा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं रांटा जी से भी समझ लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे उपचुनाव की बात करें या लोकसभा की 4 सीटें। रांटा जी, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, बारी अब हिमाचल के वोटरों की है। और हिमाचल के वोटर हमेशा से बहुत ईमानदार रहे हैं, हमेशा से जब लोकतंत्र का जश्न मनाया जाता है तो भरपूर उसमें शिरकत करते हैं हिमाचल के वोटर्स। अब किस तरह से इस लड़ाई को कैसे देखा जाए? यहां पर अब बात हो रही थी कि जो इस पूरे कैंपेन में जो कैंपेनिंग का जो स्तर था, जो बयानबाजी का स्तर था, वो बहुत नीचे लेवल का था। इसे किस तरह से देखा जाए? या अब यहां पर जो लड़ाई है, जो सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो हिमाचल में बदला है, इसे किस तरह से देखा जाए? जी अबू जी, ये जो चुनाव होते 5 साल में एक बार होते, लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के होते, इस बार विधानसभा में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बीच में जो डिफेक्शन हुआ उससे थोड़ा सरकार अनस्टेबल हुई है। उससे द्वारा 6 चुनाव क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर द्वारा लोगों को वोट देने पड़ रहे हैं। 6 चुनाव क्षेत्र हैं असेंबली के, जिसमें आप प्रदेश सरकार के लिए भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और दूसरी तरफ आप लोकसभा में। अब लोकसभा में जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता अपनी जो शक्ति है उसको ट्रांसफर करके राजनेताओं को देती है और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। लोकतंत्र की ब्यूटी ये है कि 5 साल या जो भी टेन्योर अपनी जगह है, जैसे अमेरिका में 4 साल है, इंडिया में 5 साल है, उसके मुताबिक अपनी सत्ता उनको देती है। अब उसके बाद जो आपकी जो राजनीति है उसका काम ये होता है कि आप जिन लोगों ने आपको सत्ता दी है उसका विकास होना चाहिए। उसका विकास कैसा होगा? उसका आर्थिक विकास होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए, सांस्कृतिक होना चाहिए, और उसी के साथ साथ उसके जो आपकी जैसे एजुकेशन है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी पोटेंशियल उसको कैसे बाहर लाना है, एजुकेशन का स्तर किस तरफ का होना चाहिए, आपकी हेल्थ पॉलिसी क्या होनी चाहिए। आदमी बीमार होता है, कोई बुढ़ापा आता है, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन होती है। ये सारे प्रोविजन संविधान में है, पिछली सरकारों ने कुछ कुछ किए हैं। लेकिन राजनेता ये भूल जाते हैं कि वो जब उनके पास सत्ता आती है तो एक ब्लाइंडनेस आती है, ईगो, अहम के शिकार हो जाते हैं, मेन तंत्र को तंत्र की छाती पर बिठा देते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में देखिए 6 लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाते हैं। उसके लिए बीजेपी भी ऑपरेशन नोटिस करवाती है। दोनों पार्टी के अंदर खामियां होगी तभी ऐसा हुआ है। अभी आप देखिए विधानसभा में आपकी जो बीजेपी के 6 कांग्रेस के 6 जो एमएलए वो डिफेक्शन करके छोड़ के अल्टीमेटली कांग्रेस में जाते हैं। इससे बीजेपी मैं दीपक जी आ रहा हूं जी। लोग भी ये मान रहे हैं कि भाई इस तरह का जो हमने आपको सत्ता दी है, हमने अपने विकास के लिए दी है, जनता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए।
इसलिए नहीं दी कि आप अपना विकास करो, अपने को अमीरी रेखा से ऊपर ले जाओ और जनता को गरीबी की रेखा से नीचे पुश करो। अब जहां तक बात होती है जनता के लिए, कभी अगर राशन की बात करते हैं, कभी बिजली की बात करते हैं, ये सब पैसा जनता का है। अगर आपके पास सरकार के पास सरप्लस मनी है, ऑब्वियसली जनता पर उसको स्पेंड करना चाहिए। लोकतंत्र में इसलिए नहीं देते लोग सत्ता आपको कि आप अपने पर स्पेंड करें। तो ये दोनों को देखना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। इवन कांग्रेस ने भी 2 आदमी बीजेपी से लिए हैं। कई बार ऐसे लगता है जैसे कोई आईपीएल मैच खेल रहा हो, बीजेपी वाले कांग्रेस में जाए, कांग्रेस वाले बीजेपी में जाए। ये आईपीएल का पॉलिटिकल मैच है, ये ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। देखो, लोकतंत्र की ब्यूटी ये है कि जितनी भी आपको सत्ता दी है, राजनीतिक सत्ता दी है, राजनीति एक ऐसा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रोफेशन होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए पूरी ईमानदारी से। बिल्कुल, सियासत भी पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए जी, और देश का विकास करें। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं लोकसभा चुनावों के साथ साथ उपचुनाव के ऊपर आपने मुझसे सबसे पहले संजय जी आ रहा हूं जी। हाँ, उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा था जी कि लोकसभा चुनाव जो है ये तो लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें सभी लोग अपनी जो है वो वोट के रूप में आहुति डालते हैं। लेकिन जो उपचुनाव है ये हिमाचल प्रदेश का काला अध्याय है राजनीति का, जिसको कोई भी, हम भी कह रहे हैं, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे भी कह रहा हूं, पार्टी के स्तर के ऊपर भी कह रहा हूं कि ये काला अध्याय है, जिसको हिमाचल में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को चुनकर बीजेपी तो कह रही कि अब दो सरकारें बनेंगी 4 तारीख को। एक देखिए, वही कह रहा हूं कि देखिए कहां तक स्तर गिर गया है राजनीति का, कि 5 साल के लिए चुनकर भेजा जिन लोगों को, और उन लोगों का कहना क्या है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। अरे भाई, आपने उसके लिए कौन सी हाईकमान के पास बात की? आपने कौन सी जनता के बीच रेफरेंडम लिया? आपने क्या अपने लोगों को बुलाकर, विधानसभा के लोगों को बुलाकर कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है? आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, और उसको शय कौन दे रहा है? जिस ढंग से इनको शय देकर संजय इस चुनाव, कांग्रेस उपचुनाव को रेफरेंडम बता रही है। देखिए, उपचुनाव तो काला अध्याय है, इसको काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, मैं वो दीपक जी की बात नहीं कर सकता हूं कि जो मुख्यमंत्री, निश्चित तौर में मैं दीपक जी की बात से सहमत हूं कि जो मुख्यमंत्री 15 महीने तक अपने विधायकों को संभाल के ना रखे, जिन विधायकों ने बार बार मुख्यमंत्री को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहा कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने जिन गारंटियों को लेकर के सरकार बनाई थी वो गारंटियां पूरी नहीं हो रही हैं। विधायकों कुछ नहीं कहा इन्होंने कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ की और सांठगांठ कर धन बल के ऊपर जन भावनाओं को बेचा और कुछ नहीं किया इन लोगों ने। मित्रों की बात सुनी जाती है, चुने हुए विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है। मंत्रियों के विभागों के बीच में मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप है, अधिकारियों का हस्तक्षेप है। ये इनके एक मंत्री ने स्वयं, जब राज्यसभा का उपचुनाव हुआ उसके अगले दिन उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं अपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देता हूं, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल से, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जाती। हमारे पिताजी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं दिया गया। विधायकों ने बार बार कहा कि हमारी बात आती है, लेकिन मुझे लग रहा है संजय जी और दीपक जी देखिए पूरे चुनाव में इल्जाम और जवाबी इल्जाम की वार और पलटवार का दौर चलता रहा है। अब हिमाचल के लोगों की और हिमाचल के वोटर्स की बारी है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हिमाचल के वोटर्स जो हैं बड़े ईमानदार हैं और भरपूर शिरकत उनकी होती है जब लोकतंत्र का जश्न आता है और जब भी चुनाव आता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं और एक बार फिर से न्यूज़ 18 जेकेएलएच अपील कर रहा है हिमाचल के तमाम वोटर से है कि वोट आपका हक है। कल सबसे पहले लोकतंत्र के इस पर्व में आप शामिल हो जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के समय की कमी है। संजय शर्मा जी, दीपक शर्मा जी और नागेंद्र रांटा साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।